हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शुएब। गाइस, आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो हमारा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो आज यहाँ पे आपको टॉप 10 मिलेंगे एमसीक्यूज़। तो हमने टेलीग्राम चैनल पे इसी टॉपिक पे 100+ एमसीक्यू कवर कर लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी एग्ज़ाम में वो पूछे भी गए हूँ मैं। ओके, तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो आज यहाँ पे टॉप 10 लाएंगे, तो उसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे काफ़ी और भी रिलेटेड टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट हमारा एमसीक्यू, दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नाउन टू हैव फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन। ओके, तो इसके जो ऑप्शंस हैं, हेनरी वीवन डिरोजी, मधुसूदन दत्ता, एंड सी इज़ नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है गाइस, दैट इज़ हेनरी वीवन डिरोजी। अगर हेनरी वीवन डिरोजी के बारे में अगर हम और बात करें, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये फाउंडर किसके हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर हैं। ओके, तो इन्होंने जो अपनी स्टडी की है वो की हुई है हिंदू कॉलेज में, वो आपको ऐसे ही याद रखना है। ओके, तो जो इन्होंने की है 1826 से लेके 1831 तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो और अगर इनके बारे में बात करें तो ये वुमेन राइट्स की काफ़ी बात करते थे, और वुमेन्स की एजुकेशन की काफ़ी बात करते थे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। तो नेक्स्ट अगर एमसीक्यू पे आए, ये पूछा गया हुआ एग्जाम्स में, मैंने तभी एमसीक्यू लिया। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930। ठीक है, किसने ड्राफ्ट किया था 1930 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज। ऑप्शन आर मोहितलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका जो आंसर है दैट इज़ महात्मा गांधी। ओके, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और इम्पोर्टेंट देख लेंगे। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, यहाँ से हमारे और कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम में भी पूछे गए हुए हैं। इसकी मीनिंग की अगर बात करें तो दैट इज़ कंप्लीट सेल्फ रूल। ओके, इसकी अगर हम मीनिंग की बात करें तो सेशन हुआ था कहाँ पे, लाहौर में। कब हुआ था, 1929 में। इसको प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये सारे एमसीक्यूज़ के हिसाब से मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो सेशन कहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, उसकी डेट ईयर पूछ सकते हैं, किसने प्रिसाइड किया था। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, और इसका आप मीनिंग आप याद रख लेना, दैट इज़ कंप्लीट सेल्फ रूल। ओके, तो और अगर हम यहाँ पे बात करें इस सेशन में क्या क्या हुआ था, सेल्फ रूल की तो बात की थी, और इन्होंने कहा था, इन्होंने प्लेज लिया था फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इस सेशन में इम्पोर्टेंट बातें क्या थी, और आपको इस सेशन के हिसाब से याद रखना है। पूर्ण स्वराज में इन्होंने कहा था एवरी ईयर Jan 26 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि 1929 को, और अगर डेट की बात करें 31 डेट थी, मंथ दिसंबर। ठीक है, 1929 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने होस्ट किया था फ्लैग ऑन द, कहाँ पे, बैंक ऑफ रावी रिवर के ऊपर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
होस्ट करने वाले फ्लैग कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और डेट आपको याद रखना है 31 दिसंबर। ओके, तो जब ये ईयर ख़त्म होने वाला था। तो अब अगर इसी के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देखें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी हमारी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने, परमिशन अलो किया था, इसी सेशन में अलो किया गया था महात्मा गांधी को स्टार्ट करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये अगेंस्ट किया था ब्रिटिश का तो एक्ट था साल्ट का। ओके, तो साल्ट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और ये लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज में ही किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो पूर्ण स्वराज था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था, तो इसको ड्राफ्ट किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, तो इनको ड्राफ्ट करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। तो वो हमारे महात्मा गांधी है, पर अगर पूर्ण स्वराज की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट जो ब्रिटिश का एक्ट आया था साल्ट एक्ट, उसके अगेंस्ट में। तो ये इसी सेशन में हुआ था। होस्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग को 31 दिसंबर 1929 को बैंक ऑफ रवि रिवर पे। ओके, तो इसी सेशन के बाद से जैन 26 को सेलिब्रेट किया जाता था। इसीलिए जो 26 जनवरी हम मनाते हैं, तो ये इसी सेशन में डिसाइड हुआ था कि 26 जैन सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ पे स्टार मार्क दे देना। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे मीनिंग की बात करें, आपको बता दिया मैंने सेल्फ रूल। सेशन लाहौर में हुआ था, 1929 को हुआ था। तो प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, तो इसमें इतना ही है। अब अगर हम नेक्स्ट MCQ देखें, दैट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविज़न ऑफ चार्टर एक्ट 1833। 1833 का कौन सा प्रोविज़न नहीं है? पहले हम 1833 एक्ट को पढ़ लेते हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट था, देन हम ये रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देख लें, यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे आपके, उनको डेजिग्नेट किया गया था, वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहले आपको याद रखना है कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली में यहाँ पे दो प्रेसिडेंसी थी, दैट इज बॉम्बे और आपकी थी मद्रास। ठीक है, ये अंडर थी बंगाल की। ठीक है, तो इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से आप यहाँ पे डेजिग्नेट होने लगा ये वाला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ओके, वो आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो भी आपके यही थे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। ओके, ये भी आपको याद रखना है, वो थे आपके वैरन हेस्टिंग। ओके, ये आपके थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? अगर हम लास्ट की बात करें, वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बस डेजिग्नेशन चेंज किया था, चेयर यही थे, तो चेयर यही कर रहे थे, बस डेजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। ओके, तो वो थे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
ओके, तो वैरेन हेस्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जिनके अंडर 2 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास। ओके, तो अगर हम और इम्पोर्टेंट देखें, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनकी लेजिस्लेटिव पावर को ख़त्म कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स लॉ मेकिंग पावर। ओके, लॉ मेकिंग पावर इनकी ख़त्म कर दी गई थी इन प्रेसिडेंसी की। अब से ये लॉ नहीं बना सकते थे। ओके, लॉ बनाने की जो भी जिम्मेदारी दी गई थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई थी। ओके, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो आपको इस एक्ट में इम्पोर्टेंट और ये याद रखना है, जो लॉ मेंबर थे वो ऐड किया गया था, वॉज एडिड एज 4th मेंबर। ठीक है, 4th मेंबर ऐड किया गया था कहाँ पे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ओके, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लॉ मेंबर को ऐड किया गया था एज अ 4th मेंबर गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में। तो और वो जो थे पर्सन जिनको ऐड किया गया था वो इंडियन नहीं थे, वो भी हमारे ब्रिटिशर थे, और उनका नाम पूछा जाता है आपको, वो याद रखना है आपको, लॉर्ड मैकुले। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वो इंडियन नहीं थे, वो ब्रिटिशर थे। आपको इस एक्ट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। तो और यहाँ पे और आपने याद रखना है, यहाँ पे एंड किया गया था, एंटीड ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, जो बिजनेस करते थे यहाँ पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो यहाँ पे जो मोनोपोली थी, जो मोनोपोली का मतलब होता है एक्सेसिव कंट्रोल ओवर बिजनेस, तो मार्केट, अब मार्केट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब जो भी था, अब ब्रिटिशर्स पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे थे, तो वहाँ जो भी लॉ पास करना होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आता था। ओके, तो ऐसे इस आपको इस एक्ट में ये चीज़ें याद रखनी है। और आपको ये पूछ सकते हैं कि 1833 से पहले कोई लॉ होता था, उसको बोला जाता था रेगुलेशंस। ठीक है, क्योंकि खाली रेगुलेट किया जाता था, तो चलाया जाता था जो भी प्रेसिडेंसी थी उनको। बट 1833 के बाद लॉज को बोला जाता था एक्ट। ठीक है, क्योंकि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट लेजिस्लेचर विल पास। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे। ओके, तो इस एक्ट में इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविज़न, कौन सा प्रोविज़न नहीं है इसका, तो हमने जितने प्रोविजंस पढ़े अब हम यहाँ पे रीड करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबॉलिश, यस। ठीक है, क्योंकि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी थी, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ख़त्म कर दिया गया था, ये हमने अभी पढ़ा। ओके, तो ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यस। जितनी भी लॉ मेकिंग पावर थी वो जो गवर्नर जनरल जो थे वो उनकी काउंसिल में वो सब बना सकते थे, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे एक लॉ मेंबर भी ऐड हुआ था, हमने ये भी रीड किया। तो बंगाल के अंडर जो 2 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बम्बे, उनसे लॉ मेकिंग पावर ले ली थी, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। ओके, जो हमारे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ पे कहा गया है एन इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अभी हमने रीड किया कि वो इंडियन नहीं थे, वो ब्रिटिशर थे, और उनका नाम था लॉर्ड मैकुले। तो यहाँ पे कहा गया कि इंडिया को इंडियन जो थे वो अपॉइंट हुए थे लॉ मेंबर, बट नहीं, वो ब्रिटिशर थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में भी, अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1833, यस दिस इज़ नॉट अ प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1833 बिकॉज वो जो थे वो लॉर्ड मैकुले थे, वो इंडियन नहीं थे, वो ब्रिटिशर थे। ओके, तो यहाँ इसका आंसर आप ये मार्क कर लेना। तो अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज इज पॉलिटिकल गुरु,
तो महात्मा गांधी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सर ये आप देख लें, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे महात्मा गांधी। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, हु वाज द मैन टू प्रपोज अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किन्हों ने कहा था कि एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, यानी कि मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए किनके लिए, जो इंडिया के मुस्लिम से उनके लिए फर्स्ट टाइम किसने कहा था। ओके, तो किसने प्रपोज किया था, वो थे हमारे, इसका आंसर जो है मोहम्मद इकबाल है। ये आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है, तो सारे इसका मोहम्मद अली जिन्ना करते थे। तो रहमत अली ने क्या किया अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आज हम हमारा यहीं पे लास्ट एमसीक्यू रखेंगे, बाकी वाले जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इसके रिलेटेड और भी कंसेप्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, स्टार्ट करते हैं हम 1940 से, ठीक है। और आपको डेट याद रखनी है 21 मार्च। क्या हुआ था यहाँ पे लाहौर सेशन हुआ था इस डेट को। ओके, तो जिसमें क्या कहा गया था, सबसे पहले कहा गया था चौधरी रहमत, ये आप नाम याद रख लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने फर्स्ट टाइम कहा था कि पाकिस्तान का जो नेम है, वो मतलब मुस्लिम स्टेट जो होगी उसका नाम क्या होगा। तो वो पाकिस्तान जो बोला था वो बोला था चौधरी रहमत अली ने। ओके, तो ये नाम आप याद रख लेना कि पाकिस्तान नेम किसने प्रपोज किया था। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि जो पाकिस्तान, और इन्होंने किया था किस में प्रपोज किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, पाकिस्तान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, जो पाकिस्तान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें कहा गया था कि जो चौधरी रहमत अली थे उन्होंने नाम को प्रपोज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और प्रेजेंट किसने किया था, इसी को प्रेजेंटेड बाय A.K. फजलुल हक। ओके, ये आप याद रखना, प्रेजेंट किसने किया था पाकिस्तान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो लिखा किसने था, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। रिटन बाय मोहम्मद जफरुल्लाह खान। ओके, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये सारा लाहौर सेशन बेस्ड था टू कंसेप्ट, टू नेशन थ्योरी पे, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसमें यही बातें की गई थी, टू नेशन थ्योरी, ठीक है। और इसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि मुस्लिम लीग ने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए कब डिमांड किया था, दैट इज़ इन 1940। ओके, ये इसी सेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये आप डेट भी याद रख लेना जब सेशन हुआ था। तो और जो हमारे लेफ्ट हैंड MCQs है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट था। और आप टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय।